हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान सब्जेक्ट के बारे में, और उसमें हम आज देखने वाले हैं उपसय के बारे में। ठीक है, ये निदान पंचक का पार्ट है। निदान पंचक के अंदर हम यहाँ पर निदान, पूर्व रूप, रूप के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम उपसय के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से रोग निदान की स्टार्टिंग करी थी। देखो, रोग निदान में सबसे पहले हमने बेसिक देखा था, वहाँ पर जितने भी प्राकृतिक चीज़ें थे, ठीक है, और उनको समझा ताकि हम प्राकृतिक को समझ के विकृति को समझ सके। ठीक है, देखो, अगर आपको रोग निदान को समझना है यानी विकृति को समझना है तो पहले आपको नॉर्मल को समझना होगा, जो कि हमने बेसिक्स में बात करी। फिर उसके बाद हमें नॉर्मल को समझने के बाद एबनॉर्मल को समझना है, जो कि हम रोग निदान के अंदर बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने उसका पहला चैप्टर देखा, देन उसके बाद हमने उसमें कुछ परीक्षाएं देखी। ठीक है, अब परीक्षा भी दो प्रकार की, एक रोग परीक्षा, एक रोगी परीक्षा। अब रोगी परीक्षा के बारे में हमने वर्णन कर लिया था, जिसके अंदर चतुर्वेद, दसवेद, अष्टवेद, ये सारी परीक्षा की बात हो गई थी। फिर आती है रोग परीक्षा, कि किसी भी रोग को डायग्नोसिस करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए आपको निदान पंचक की आवश्यकता होती है। अब निदान पंचक के अंदर हम निदान, पूर्व रूप, रूप के बारे में वर्णन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पर उपसय के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर उपसय का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब इससे पहले, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, लिख लिख कर मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक, देखो, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उपसय। अगर आपको यहाँ पर इस उपसय को समझ लेते हो ना, तो आपके एक प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, किसी भी डिजीज़ को यहाँ पर डायग्नोसिस करने के लिए। देखो, प्लस पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे सबसे पहले हमने बात करी थी कि किसी डिजीज़ को समझने के लिए निदान की आवश्यकता होती है। केवल निदान ही काफ़ी नहीं होता, इसके लिए इसीलिए हमें पूर्व रूप को भी जानना पड़ता है, रूप को भी जानना पड़ता है, और उपसय को भी जानना पड़ता है, और संप्राप्ति को भी जानना पड़ता है। ठीक है, और चलो हम उपसय के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ताकि आपको उपसय के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं उपसय के बारे में, देखो, जो उपसय होता है ना, ये उपसय, इस उपसय से हमें सुख की भी प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। ठीक, सुख की प्राप्ति मतलब आरोग्य, एक तरीके से सुख की प्राप्ति होती है। अगर हमें दुख की प्राप्ति हो रही तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अनुपसय कहेंगे। अभी कोई टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सब समझाऊंगा। अगर दुख की अनुभूति होती है, दुख की प्राप्ति होती है, उसे हम कहते हैं अनुपसय। देखो, अब ये उपसय का मतलब होता है रिलीविंग फैक्टर। ठीक है, रिलीविंग फैक्टर ये वैध कब करता है? देखो, जब डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कोई दो डिजीज़ है, उन दो डिजीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, जैसे फीवर है, फीवर में जैसे कि पहले के जो फीवर था, जो मलेरिया वाला था, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर उपसय करता है, उपसय और अनुपसय करता है। ठीक है, मतलब हिट एंड ट्रायल करता है। ये तभी करता है डॉक्टर जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ओए का केस है और एक आर ए का केस है। ओए मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर ए मतलब रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि केस किसका है, ऑस्टियो का है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस का है, तो उस केस में डॉक्टर क्या करेगा, उपसय और अनुपसय करेगा। ठीक है, कि मतलब ऐसे कुछ हिट एंड ट्रायल करेगा कि अगर उससे फ़ायदा लग गया तो डॉक्टर को पता लग जाएगा ओयो था या आर ए था। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर हम यहाँ पर स्नेहन कराते हैं, ठीक है, अगर हम स्नेहन कराते हैं, समझो बात को, कि अगर हम यहाँ पर स्नेहन कराते हैं और स्नेहन कराने से यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस में लाभ मिल गया, मतलब हमें नहीं पता कि ओ ए है, आर ए है, अगर लाभ मिल गया तो हम कहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस था। अगर लाभ नहीं मिला तो मतलब और पेन ज़्यादा बढ़ गया तो उसको हम बोलेंगे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, ठीक है, देखो, देखो, जब आप यहाँ पर इनकी संप्राप्ति पढ़ोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि जैसे कि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की संप्राप्ति में क्या होता है। इसमें मेनली जो दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है वो कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है और वात का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो, इसको हम आयुर्वेद में क्या कहते हैं, आम वात कहते हैं। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आम होता है, और कफ की वजह से क्या होता है, जब भी आप स्नेहन वगैरह कराओगे, स्निग्ध चीज़ों का सेवन कराओगे, तो ये जो आम है और ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि जो स्नेहन, क्योंकि स्निग्ध पदार्थों की क्या होगा, कफ बढ़ेगा, और कफ क्या कराता है, आपका स्रोतो अवरोध कराता है। ठीक है, ये अभी यहाँ का टॉपिक नहीं है, फिर भी समझा रहा हूँ थोड़ा सा। तो जितना ज़्यादा स्रोतो अवरोध होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपके स्रोतों में दुष्टि होगी, और जो वात दोष है, वो कभी निकल नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी, वहाँ पर पेन कॉज करेगी। तो इस वजह से जो स्नेहन पदार्थ होते हैं, स्नेहन वस्तु होती है, वो ओई में तो लाभ कर जाती है, लेकिन आर में लाभ नहीं करती है। ठीक है, समझ रहे बात को? तो ये हमें डॉक्टर ने कैसे पता लगाया कि ओ ए आर ए, तो वो कैसे लगाया, उपसय और अनुपसय से लगाया, कि अगर रिलीफ मिल गया तो हम बोल देंगे ओ ए है, अगर रिलीफ नहीं मिला तो हम बोल देंगे आर ए है।
ठीक है। अगर हम मॉडर्न टाइम पे बात करें या जैसे आज मॉडर्न चल रहा है तो सब चीज़ में आज में हम क्या टेस्ट करा सकते हैं, हम कैल्शियम वगैरह का टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है, विटामिन डी टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो बोन्स होती है, जो जॉइंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो एक दूसरे से फ्रिक्शन करने लग जाते हैं, घिसने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइनेबल फ्लूइड है वो एक कम होने लग जाता है जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर ए के अंदर क्या होता है। आर ए के अंदर हम कुछ एंटीबॉडी का टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें हम एंटी सीसीपी एंटीबॉडी का टेस्ट करा लेते हैं। अगर ये पाई जाती है तो आर ए की यहाँ पर देख लिया जाता है, ठीक है। ये मॉडर्न टाइम की है जो आज हम करा सकते हैं। लेकिन पहले हम क्या कराते थे कि जब भी हमें हिट एंड ट्रायल करना है, पता लगाना है रोग को, जब इतना एडवांस नहीं था। जैसे कि मैं बात करता हूँ फीवर की, देखो कुनेन नाम की एक मेडिसिन होती है जो कि एंटी मलेरिया ड्रग्स होती है, ठीक है। कनेन है, कुनेन जो भी होती है वो, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा कुछ स्पेलिंग होती है उसकी। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि वैद्य को पता चलाना है, वैद्य को नहीं पता होता कि जैसे मान लो फीवर है, ठीक है। अब वो फीवर मलेरिया वाला फीवर है, ठीक है, या फिर एक अदर फीवर है, मतलब नॉर्मल कोई फीवर है, कोई दूसरा फीवर है। तो आपने क्या कि डॉक्टर को थोड़ा डाउट हो रहा है तो उन्होंने क्या दी कि उन्हें मेडिसिन दे दी। अगर उसको फ़ायदा लग गया तो आप कह सकते हैं वहाँ पर क्या था, मलेरिया था। अगर उससे जो क्यूनन मेडिसिन उसे लाभ नहीं मिला, अगर लाभ नहीं मिला तो आप कह दोगे वो अदर फीवर है, ठीक है। तो ये भी कैसे हमने, मतलब ये भी डॉक्टर ने कैसे पता लगाया, उपसय से पता लगाया, ठीक है। उपसय देखो, उपसय कब करते हैं, उपसय डॉक्टर जब करते हैं जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो उपसय करके देखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखेंगे, ताकि वो पता कर सके कि वो कौन सी डिजीज़ है, कौन सी डिजीज़ नहीं है, ठीक है। जब भी डॉक्टर कोई दो डिजीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उपसय करेंगे। या किसी व्याधि के जो लक्षण है वो छुपे हुए हैं, उनको पता करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर उपसय करते हैं, ठीक है। उपसय में इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ठीक, अब देखो, अब बात आती है कि सर जो हमने सबसे पहले निदान पढ़ा था, जिसको हम क्या बोलते हैं कि व्याधि जनक बोलते हैं, मतलब व्याधि को जनरेट करने वाला बोलते हैं। क्या निदान से केवल हम रोग का ज्ञान नहीं कर सकते? देखो केवल निदान से, देखो हम कहेंगे निदान से रोग का ज्ञान कर सकते, केवल निदान से ही रोग का ज्ञान कर सकते, वो बात गलत है। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि निदान से जो हमने पता कराया कि उसी से रोग की उत्पत्ति हो रही। जैसे हम बात करते हैं कि शीतल आहार विहार का हम आहार का सेवन कर रहे हैं, ठीक है। अब शीतल आहार का सेवन कर रहे हैं तो इस शीत के आहार सेवन करने की वजह से हमें ज्वर हो सकता है, हमें श्वास रोग हो सकता है, हमें कास रोग हो सकता है, हिक्का रोग हो सकता है, गृहिणी हो सकता है, राजस्मा हो सकता है, अनेकों रोग हो सकते हैं, अतिसार हो सकता है। तो केवल शीत आहार की वजह से, मतलब एक निदान से जो बहुत सारे रोग हो सकते हैं, अगर एक निदान से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, निदान पंचक की ज़रूरत होती है। और निदान पंचक की जरूरत, क्योंकि निदान के अंदर क्या है, आपका निदान है, पूर्व रूप है, उपसय है, जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निदान से जानने की कोशिश करोगे रोग के बारे में, ठीक है। और भी इसको अच्छी क्लियर करने के लिए पूर्व रूप देखोगे, और भी अच्छे क्लियर करने के लिए रूप देखोगे, और भी अच्छी तरह क्लियर करने के लिए उपसय देखोगे, और भी अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए उस रोग को हम संप्राप्ति देखेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर ही मैं महत्व बता रहा हूँ, क्यों हम निदान पढ़ रहे हैं, क्यों निदान से ही केवल हम रोग का पता नहीं कर सकते, क्यों बार बार हमें पूर्व रूप भी पढ़ना पड़ता है, रूप भी पढ़ना पड़ता है, उपसय भी पढ़ना पड़ता है, संप्राप्ति पढ़नी पड़ती है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब बात मैं निदान की यहाँ पर कर रहा था, तो निदान के अंदर ही हम अनुपसय को रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, दो, एक उपसय एक अनुपसय। उपसय बताया कि सुख की प्राप्ति होती है, और अनुपसय बताया यानी दुख की प्राप्ति होती है। देखो अब निदान का सेवन कर रहे हो तभी तो आपको रोग उत्पन्न हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर अनुपसय को भी इसके अंदर रखते हैं, हम निदान के अंदर रखते हैं। भाई अनुपसय का मतलब क्या है, दुख की प्राप्ति, ठीक है। दुख की अनुभूति जो कराता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुपसय कहते हैं, ठीक। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ओए के अंदर देखा कि हमने यहाँ पर स्नेह का सेवन कराया, तो स्नेह ने क्या कराया, जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसको हम आमवात बोलते हैं, इस आमवात के अंदर इसने क्या कराया भाई, और भी ज़्यादा दोषों को एग्रीवेट कर दिया। मतलब ये स्नेह क्या करेगा, कब दोष को और भी ज़्यादा एग्रीवेट करेगा, कब दोष बढ़ेगा तो स्रोत अवरोध ज़्यादा हो जाएगा, स्रोत अवरोध ज़्यादा हो जाएगा तो वात वहाँ पर निकल नहीं पाएगी और ज़्यादा पेन हो जाएगा। तो उसने क्या करा, दोषों को बढ़ाने का काम करा, व्याधि को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करा। तो इसलिए अनुपसय को हम किसके अंदर रख सकते हैं, निदान, क्योंकि निदान भी तो यही काम करता है, रोग की उत्पत्ति का ही, ठीक है, रोग को बढ़ाने का ही। समझ रहे बात को, ठीक है। अब यहाँ पर जो उपसय होता है, इस उपसय को हम क्या बोलते हैं, साथ में बोलते हैं, मतलब वो सुटेबल होता है। और जबकि जो अनुपसय होता है उसको हम व्याधि साथ में बोलते हैं,
मतलब वो व्याधि के साथ होता है, व्याधि के लिए सुटेबल होता है। क्योंकि जब हमने देखा ना कि व्याधि को और ज़्यादा बढ़ाने वाला था, जैसे स्नेहन को हमने देखा कि स्नेहन क्या कर रहा था, और भी ज़्यादा उसे बढ़ा रहा था, तो इसलिए हमने बोल दिया व्याधि साथ में है। ठीक है, जबकि उपसे क्या होता है, हमारा शरीर का साथ में होता है। ठीक है, शरीर का साथ में होता है, यानी कहीं ना कहीं वो फेवरेबल होता है, वो डिजीज़ को कम करने में काम होता है। ठीक है, क्या इतनी बात अभी तक आपको क्लियर हो गई है? अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो आपको उपसे अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता अब और भी कोई ऐसा पॉइंट है जिसको आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। अब हम सीधा नोट्स पे बात करते हैं। ठीक है, नोट्स पे चलते हैं। चलो देखो, हम पढ़ने वाले पहले उपसे की परिभाषा एक आचार्य चरक ने बताई है, एक आचार्य माधव ने बताई है। आचार्य चरक ने जो बताई है वो इस तरह से बताई है, गूढ़ लिंगम व्याधिम उपसम अनुपसम आभ्याम परिचय। सभी को याद होनी चाहिए डेफिनेशन ये श्लोक। तो इसमें क्या बताया गया है कि गूढ़ लिंगम, गूढ़ लिंगम मतलब ऐसे लक्षण किसी व्याधि के जो छुपे हुए हो, ठीक है, उनको हम उपसय अनुपसय से इनकी परीक्षा करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? उपसय कहते हैं। देखो, किसी व्याधि के जो लक्षण अति अल्प हो अथवा छुपे हुए, मतलब बहुत अल्प, किसी कोई डिजीज है उसके जो सिम्टम्स है वो बहुत कम आ रहे हैं, या फिर उसके जो सिम्टम्स है वो छुपे हुए हैं, और उनको अगर आपको ज्ञान करना है उस रोग का, तो आपको उपसय और अनुपसय का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि मैं OA-RA के केस में बता चुका हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आचार्य माधव ने इसकी एक डेफिनेशन बताई है कि औषध आदि जनितम सुखम अनुबंधम उपसय। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो औषध आदि मतलब जो औषध है, आहार है, विहार है, देश काल है, इन सभी से, मतलब इन सभी से क्या हो कि सुख अनुबंधन मतलब सुख की प्राप्ति हो। मतलब समझ रहे हो बात से? भाई अगर आपसे औषध से भी, आहार से भी, अगर किसी से भी, चाहे देश हो काल हो, और किसी से भी आपको सुख की प्राप्ति हो रहा है, तो उसी हम क्या कहते हैं? उपसय कहते हैं। जैसे अभी हम क्या बता रहे थे यहाँ पर कि औसत से, अगर औसत से आपको सुख मिल रहा था तो औसत भी उपसय का काम कर रही है। अगर आहार से मिल रहा है तो आहार भी एक तरीके से उपसय का काम कर रहा है। ठीक है, बिहार से भी, देश से भी, काल, मतलब किसी से भी फैक्टर से अगर आपको सुख मिल रहा है। अब ये जो सुख में यहाँ पर बताया गया है ना, ये कौन सा सुख होता है? ये था उत्तरकाल में सुखकारक होता है। मतलब उत्तरकाल में मतलब फ्यूचर में आपके लिए सुखकारी होगा। जैसे कि अगर मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, जैसे आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है बहुत कड़वी होती है, सभी लोग खा नहीं पाते हैं, तो आप कहोगे इतनी कड़ी मेडिसिन इसे खा के कहाँ से सुख मिलेगा? अभी सुख नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो आपके रोग को ठीक कर देगी तब वो आपको सुख देने वाली होगी। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए बोला गया कि उत्तर काल में सुख कारक, मतलब चाहे औषध, आहार, विहार, देश काल, ये क्या करेंगे? आपको उत्तर काल में यहाँ पर सुख देंगे। उसे हम क्या कह रहे हैं आचार्य माधव? उपसय कह रहे हैं हम। फिर उपसय की एक और डेफिनेशन आती है जो चरक विमान स्थान के अंदर आई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि उपसम पुनः हेतु व्याधि विपरीत नाम विपरीत अर्थकारी नाम च औषध आहारम व्यारम अनुपयोगम सुखन मनोबंधम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि उपसय क्या बताया गया है कि जो पुनः हेतु व्याधि, ठीक है, देखो हेतु व्याधि विपरीत नाम मतलब हेतु विपरीत व्याधि विपरीत, ठीक है, विपरीत अर्थकारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो पहले इसको हेतु व्याधि के साथ जोड़ो कि हेतु व्याधि, फिर इस हेतु को विपरीत, फिर सॉरी एक बार हेतु को विपरीत, हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत, यहाँ पर गलत हो गया है। एक बार क्या करना है? हेतु विपरीत, मतलब हेतु विपरीत की चिकित्सा करनी है, मतलब जिस हेतु की वजह से आपको जो डिजीज हो रही थी उसके विपरीत। जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ मलेरिया की, ये मलेरिया किससे होता है? मॉस्किटो से होता है। तो अगर मैं उस मॉस्किटो को हटा दूँ तो वो हेतु विपरीत हो जाएगी। ठीक है, और फिर जो मतलब उस मॉस्किटो की वजह से जो मलेरिया हुआ है उसके सिम्टम को भी मैं ट्रीटमेंट करूँ तो वो व्याधि विपरीत हो जाएगी। मतलब यहाँ पर उपसे बताया गया है कि उपसे आपको कैसे कैसे मिल सकता है। या तो आप चिकित्सा हेतु के अपोजिट कर दो बिल्कुल, ठीक है, कि मान लो कि अगर आपको कोई शीतल ज्वर हो रहा है, मतलब शीतल आहार सेवन करने के वजह से ज्वर होता है, तो शीतल आहार को हटा दो। ठीक है, ठीक। व्याधि विपरीत क्या है? मतलब जो भी व्याधि है उसके सिम्टम के अनुसार ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है, जैसे कि अगर ठंड लग रही है, मतलब अगर आपको शीत ज्वर है तो आप यहाँ पर उष्ण आहार का सेवन करा दो। ठीक है, व्याधि के विपरीत सिम्टम के आधार पर करा दो। ठीक है, फिर होता है फिर दोनों हेतु व्याधि विपरीत अर्थकार, मतलब हेतु व्याधि विपरीत अर्थ नाम, मतलब हेतु और व्याधि दोनों को विपरीत करा दो। फिर यहाँ पर आता है कि हेतु विपरीत अर्थकारी, फिर व्याधि विपरीत अर्थकारी, फिर हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। ठीक है, इन सभी में आपको औषध आहार और विहार का प्रयोग कराना है। ठीक है, और औषध आहार विहार का प्रयोग कराना है, और क्या करना है? जो सुख का अनुबंध कराए, मतलब जो आपको उत्तर काल में यहाँ पर सुख की प्राप्ति कराए, उसे यहाँ पर उपसय बोला गया है। तो क्या बता रहे हैं कि हेतु विपरीत व्याधि विपरीत, देखो हेतु विपरीत व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी, औषध आहार विहार में सुख व उपयोग का उपसय कहते हैं। देखो इसको एक बार मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उपसय की। उपसय और अनुपसय। उपसय क्या होता है? रिलीविंग फैक्टर होता है, और अनुपसय होता है एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है। मतलब
ऐसे कुछ मेथड जो कि क्या करा दे, आपको उस डिजीज से रिलीफ दिला दे, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एग्रीवेट कर दे, ठीक है। अब एग्रीवेट करने की वजह से इस अनुपचय को तो हम निदान के अंदर रखते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके रोगों को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको निदान के अंदर रख दिया। जबकि उपचय क्या करता है कि आपके रोगों को कम करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको हमने साथ में बोला गया है, मतलब वो शरीर के लिए साथ में होता है, शरीर के लिए सुटेबल होता है। जबकि अनुपचय को हमने क्या बोला है कि व्याधि के साथ में बोला गया है, कहीं ना कहीं वो व्याधि को बढ़ाने वाला होता है, व्याधि के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारी। फिर हमने परिभाषा देखी, आचार्य चरक ने क्या बताया कि देखो, व्याधि के जो लक्षण छुपे हुए होते हैं, बहुत कम होते हैं, उनको आप उपसय अनुपसय से उनकी परीक्षा कर सकते हो, पता लगा सकते हो, जाना इनके द्वारा जाना जा सकता है, ठीक। आचार्य माधव ने क्या बताया, चाहे औषधि से, चाहे आहार से, चाहे विहार से, चाहे देश से, चाहे काल से, ठीक है, इन किसी से भी अगर आपको सुख की प्राप्ति हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उपसय कहेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर सुख मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, उत्तरोत्तर काल में सुख कारक होना चाहिए, मतलब बेशक वो आज आपके लिए सुखी ना हो, लेकिन आगे वाले टाइम पे वो आपको सुख की प्राप्ति करेगा। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा, जैसे पित्त प्रधान फोड़ा होता है, मतलब ऐसा फोड़ा जिसमें पित्त की प्रधानता है, तो उसमें वैसे तो नॉर्मली क्या सोचोगे, भाई पित्त पड़ा हुआ है तो ठंडी चीज़ों का उसमें प्रयोग करेंगे, ठंडी ठंडी, लेकिन हम क्या करेंगे, पित्त प्रधान फोड़े में उल्टा उष्ण द्रव्य का प्रयोग कराएंगे, ठीक है। वो गर्म गर्म चीज़ें लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ताकि वहाँ पर वो जो फोड़ा है वो पक सके और वहाँ पर वो फट के निकल सके और सारे जो है सही हो सके, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ पर देखो, वो अभी के लिए तो उसके लिए सही नहीं है, कि अभी के लिए इसके सही क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो भाई वो सोचेगा यार इतना ज़्यादा पित्त प्रदान फोड़ा है, उसमें गर्म गर्म चीज़ें लगा रहे हो, अभी के लिए दर्द होगा, लेकिन फ्यूचर में उसके लिए क्या होगा, वो सुख की प्राप्ति होगा, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उपसय कह रहे हैं, ठीक। फिर आचार्य चरक ने एक और डेफिनेशन बताई इसकी, देखो, उन्होंने बताया कि उपसय आप कैसे मिल सकते हैं, हेतु विपरीत, मतलब जो उपसय हो सकता है वो हेतु के विपरीत हो सकता है, मतलब जो कॉज है उसके विपरीत, या व्याधि के विपरीत हो सकता है, या हेतु व्याधि दोनों के विपरीत हो सकता है। फिर हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु विपरीत अर्थकारी का मतलब क्या है, कि वही है कि बेशक अभी आपके लिए वो सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन बाद में आपके लिए वो सुख मिलेगा, ठीक है। फिर व्याधि विपरीत, ऐसी तरह से हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। अभी हम इसको समझेंगे, जब टेबल देखेंगे, और औसत आहार विहार का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे हमें क्या होगी, सुख का अनुबंध होगा, ठीक है। इतनी बात आपकी को सभी को समझ में आ गई, ठीक। देखो, अब हम बात करते हैं, ये आचार्य चक्रपाणि ने 18 प्रकार के उपसय का वर्णन किया गया है, ठीक है। जैसे आचार्य चरक ने बताया, सेम वही है डेफिनेशन की, बस उन्होंने डिवाइड कर दिया गया है कि जैसे 6, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, उभय विपरीत अर्थकारी, तो इन सभी को यहाँ पर औसत, अन्न और व्याड़, तीन, ठीक है, इन तीन या इसके तीन, इसके तीन, इसके तीन, इसके तीन, तो इस तरह से कितने हो जाएंगे, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 टाइप के यहाँ पर उपसय हो जाएंगे, ठीक है। पहला जो उपसय बताया गया है वो बताया गया है हेतु विपरीत, ठीक है, मतलब हेतु को विपरीत करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक मॉस्किटो की वजह से मलेरिया हो रहा है, ठीक है, अगर आप उस मॉस्किटो को हटा दोगे, उस एनाफिलिस मॉस्किटो को हटाओगे जो मलेरिया कर रहा है, तो आप यहाँ पर हेतु को हटा रहे हो, ठीक है। और अगर आप उस मलेरिया की वजह से जो आपकी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी विपरीत चिकित्सा करें तो वो व्याधि विपरीत हो जाएगी, समझ रहे हो। इसको और समझते हैं हम औसत, अन्न और बिहार के एस्पेक्ट से। देखो, हेतु विपरीत में क्या है कि आपको औसत देनी है, जैसे कि शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषधि, अगर आपको ऐसा ज्वर होता है जो शीत कफ की वजह से हो रहा है, तो आप यहाँ पर उष्ण औषधि दे दोगे, जैसे कि शुंठी हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, हेतु के विपरीत करें, भाई ज्वर कैसा था, शीत कफ ज्वर था, तो इसको हमने क्या दी थी, शुंठी आदि उष्ण औषधि का हमें प्रयोग करा दिया, ठीक है। अब अन्न के विपरीत कैसा हो जाएगा, देखो, हेतु विपरीत अन्न में कि श्रम तथा वातजन्य ज्वर में मासरस एवं वात, तो मासरस तो आप जानते हो श्रेष्ठ तर्पण करने वाला होता है, कि अगर आप श्रम हो रहा है, वातजन्य ज्वर है, तो उसमें आप मासरस का सेवन करा सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से फिर उसमें बिहार में क्या बताया गया है कि दिव्य दिव्य स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण, कि यदि आप दिन में सो जाते हो तो उससे आपकी बॉडी में कफ बढ़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रात्रि जागरण कर सकते हो। ये भी क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, भाई दिन में सोने से कफ बढ़ता है तो रात में सोने से वात बढ़ता है, तो उसने आपने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, समझ रहे बात को। जिसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, समूरा ऐसे, समूरा, सुमरा से, ठीक है। ऐसे शीत कफ ज्वर हो जाएगा से ऐसे, और मैं से याद रख लेना कि मासरस, और रे से याद रखना रात्रि जागरण, सुमरा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्याधि विपरीत की, तो व्याधि विपरीत में क्या हो जाएगा, मतलब जो भी सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट में करोगे, ठीक है, जैसे पेन हो रहा है तो पेन वाली मेडिसिन दे दोगे, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अनुसार, जैसे कि अतिसार में स्तंभनार्थ पाठा, कि अगर अतिसार हो रहा है तो उसमें आप स्तंभनार्थ पाठा दे दोगे, ठीक है, भाई औषध देना है ना इसमें, अगर अन्न देना होता तो ऐसा अन्न देते जो अतिसार को रोक देते, ठीक है। तो अतिसार में हमने क्या कर दिया, स्तंभनार्थ औषध दे दी जो कि पाठा होती है, तो पाठा क्या करती है कि वो अतिसार को रोक देगी। और अन्न कैसे देंगे, अन्न में हम अतिसार को रोकने के लिए मसूर की दाल दे देंगे, तो इसमें क्या हम कर रहे हैं, व्याधि की विपरीत चिकित्सा कर रहे हैं, ठीक है।
और फिर उदावर्त में प्रावण। तो उदावर्त में क्या होता है, जो आपकी अपान वायु होती है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाती है। वैसे नॉर्मली अपान वायु डायरेक्शन नीचे की ओर होती है, लेकिन उदावर्त में अपान वायु डायरेक्शन ऊपर और हो जाती है। तो इस उदावर्त में हम क्या कराएंगे, प्रवाहन कराएंगे, मतलब उसकी डायरेक्शन को हम नीचे की ओर कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं पामुदा से। पामुदा से कैसे, कि पामुदा बोल दो, पामुदा में देखो यहाँ पर एक और आ जाता है प्रमेय। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आता है, जैसे प्रमेय में हम क्या कराते हैं, हरिद्रा का सेवन कराते हैं, तो यदि व्याधि के विपरीत है। ठीक, तो फिर ऐसे याद रखना प्रमेय में हरिद्रा, और मैं से याद रखना कि मसूर की दाल, और दे से याद रखना कि उदावर्त, उदय यहाँ से उदावर्त। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा और ट्रिक को और स्पेसिफाई करूँगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं उभय विपरीत की। तो उभय विपरीत में क्या होगा, हेतु के भी और व्याधि के भी दोनों के विपरीत होगा। जैसे वातिक सोत में वाथर तथा सोथर दशमूल कुवात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वातिक सोत है, तो वातिक सोत में हम क्या दे रहे हैं, वाथर दे रहे हैं और दशमूल कुवात भी दे रहे हैं। ठीक है, दशमूल कुवात सोत को कम करेगी और वाथर भी दे रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करा, हेतु के विपरीत करा और व्याधि के विपरीत करा। अब जैसे वात कफ जन्य ग्रहणी में तक्कर दे रहे हैं। ठीक है, एक ग्रहणी रोग मतलब ऐसी ग्रहणी जो वात और कफ की वजह से हो रही है, तो उसमें हम क्या दे रहे हैं, तक्कर दे रहे हैं। ठीक, बिहार के अंदर क्या दे रहे हैं हम, कि स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिव्य सेवन से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण कर रहे हैं। कि आपने स्निग्ध पदार्थों का सेवन किया, दिव्य सेवन किया, ठीक है, तो उसमें आप क्या करा रहे हो, तो उससे जो तंद्रा उत्पन्न हुई उसमें हम रात्रि जागरण करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, दत्रु से याद रख सकते हो। दत्रु से कैसे याद रख रहे हो, कि दशमूल कुवात होगा और तैसे हमारा तक्कर हो जाएगा और ऐसे रुक्ष हो जाएगा। देन इसके बाद आता है हेतु विपरीत अर्थकारी। तो हेतु विपरीत अर्थकारी का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको हेतु के अपोजिट कराना है, लेकिन ऐसा हेतु का अपोजिट कराना है जो आपको उत्तरोत्तर काल में सुख दे। ठीक है, समझ रहे बात को ये। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है कि जैसे कि पित्त प्रधान फोड़े पर हम उष्ण उपना का प्रयोग कर रहे हो। भाई फोड़ा कैसा है कि पित्त प्रधान है और उसमें हम गरम गरम उपना का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, गरम गरम जल डाल रहे हैं, गरम गरम स्टीम भाप दे रहे हैं, तो वो बेशक आपके लिए अभी के लिए वो दुखकारी हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए वो फायदेमंद ही होगा। तो इसलिए बोला गया कि हेतु विपरीत अर्थकारी। ठीक है, मतलब अभी तो आपको लगेगा कि दुख मिल रहा है, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टाइम मतलब उत्तरोत्तर काल में आपके लिए सुख की प्राप्ति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, इसी तरह से पित्त प्रदान फोड़े में विधाई। देखो यहाँ पर पित्त प्रदान फोड़े में उष्ण अपना का प्रयोग कर रहे थे, तो अन्न में तो अन्न का प्रयोग करेंगे, ऐसे उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार का सेवन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वातजन्य उन्माद में बहिर दर्शन। अब देखो वातजन्य उन्माद मतलब ऐसा उन्माद जो वात की वजह से हो रहा है, तो उसमें हम बहिर दर्शन कराएंगे। बेशक बहिर दर्शन से क्या होगा कि उसमें और भी ज़्यादा वात बढ़ेगा। ठीक है भाई, बहिर दर्शन से क्या था, और भी ज़्यादा वात की वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ बहिर दर्शन से क्या कराते हो, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चे बहुत ज़्यादा घूमता है फिरता है, बहुत ज़्यादा चंचल होता है, लेकिन आप उसको थोड़ा डरा देते हो ताकि वो शांत हो जाए। तो कहीं ना कहीं आप इसमें क्या कर रहे हो, हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा करते हो। ठीक है, तो फिर आता है व्याधि विपरीत अर्थकारी। तो व्याधि विपरीत अर्थकारी मतलब क्या है कि छर्दी रोग में वमन कारक मदन का फल का प्रयोग। कि अगर आपको छर्दी रोग हो रहा है तो उसमें आप वमन कारक मदन फल का प्रयोग करा दोगे। ठीक है, तो ये क्या है, व्याधि के विपरीत है। आपको व्याधि छर्दी हो रही थी, ठीक है, तो और भी ज़्यादा छर्दी करा दो, ये कह रहे हैं विपरीत अर्थकारी। बेशक अभी के लिए आपको थोड़ा कष्टपूर्वक हो सकता है, लेकिन वो आपके वेगों को नहीं बढ़ाएगा, वेग उससे नहीं बढ़ेगा। अगर वो एक बार सही से अगर वमन नहीं हुआ तो वेग इससे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बताया कि छर्दी आ रही है तो यहाँ पर मदन फल का प्रयोग करा रहा हो। ठीक है, और अगर अतिसार आ रहा था तो आपको त्रिवृत वगैरह का प्रयोग करा सकते थे। ठीक है, और अन्न के अंदर देख सकते हैं कि अतिसार में विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग। अगर अतिसार आ रहा है तो वहाँ पर आप विरेचन करने के लिए क्षीर का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद बिहार में बताया गया कि छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन। कि जैसे कि अगर आपको छर्दी आ रही है, उल्टी आ रही है, तो उसके लिए हम प्रवाहन कर सकते हैं। प्रवाहन कैसे भाई, 2 उंगलियों का मुंह में डाल सकते हैं या फिर कोई डेंटल वगैरह के मुंह में डाल सकते हैं उल्टी कराने के लिए, ऐसा हम बिहार में काम कर सकते हैं। फिर आता है उभय विपरीत अर्थकारी। उभय विपरीत अर्थकारी के अंदर क्या है कि जैसे अग्नि से जल गया, तो अग्नि से जलने पर हम अगरू का लेप लगा रहे हैं। अगरू क्या होता है, गर्म होता है। तो ये क्या है कि हम उभय विपरीत अर्थकारी, मतलब इसमें हेतु विपरीत दोनों के अपोजिट करना है। जैसे विषजन्य रोग में विष, मतलब अगर विषजन्य रोग है तो उसमें विष। जैसे आपने जांगम में आपने देखा होगा कि जांगम में स्थावर विष का प्रयोग, स्थावर में जांगम विष का प्रयोग। फिर मगपान बताते हैं, मद का उत्पादक मग का सेवन। जैसे आपने देखा होगा कि जहर को काटता है, तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि मग को काटने के लिए दूसरे मग का प्रयोग करना। कि व्यायाम से उत्पन्न संबूढ़ वात यानी उरु स्तंभ में जल से तैरने का व्यायाम। देखो अगर आपको व्यायाम कर रहा है, आपने एक्सरसाइज करी है, तो उससे आपकी बॉडी में संबूढ़ वात बढ़ गया है, उरु स्तंभ हो गया है, तो उसको कम करने के लिए आपको जल में क्या करना है, तैरना है। ठीक है, मतलब और भी ज़्यादा व्यायाम करना है। व्यायाम का को कम करने के लिए और भी ज़्यादा आपको व्यायाम करना है, मतलब व्यायाम से बात बढ़ी है तो और ज़्यादा व्यायाम करो, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि इसमें मच्छिया से ध्यान रख सकते हो आप, एंड इसके अंदर अमरूक से आप ध्यान रख सकते हो। देखो
अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से आप इनको थोड़ा ध्यान रख सकते हो। जैसे समुराई वगैरह लोग होते हैं ना, चाइनीज़ वगैरह में जो वो सुमो रेसलिंग लड़ते हैं, तो सुमराई इनको बोलते हैं, ऐसे आप ध्यान दिमाग में रखना। तो वो कैसे होते हैं, पामुदा मतलब इनके जो पैर होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। और दतरू मतलब जो दांत होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसा याद रखना कि सुमरा के पैर बड़े होते हैं और दांत बड़े होते हैं। तो सुमरा से आपको याद रख जाएगा कि हेतु विपरीत के अंदर शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषधि देते हैं, और यहाँ पर और मांस रस का सेवन कराते हैं श्रम वगैरह में, और रुक्ष अन्न का सेवन कराते हैं दिव्य शोभन में। पामुदा से क्या ध्यान रख लोगे आप कि प्रमेह में हरिद्रा का प्रयोग करा सकते हो, एंड मसूर की दाल करा सकते हो अतिसार में, और यहाँ पर रुक्चन का सेवन नहीं, उदावर्त में रुक्चन, उदावर्त में प्रवान करा सकते हो। दतरू से दसमूल कुआत याद रख लेना, और तय से तकर याद रख लेना, और ऐसे रुक्चन का सेवन, ठीक है। इसको आप नॉर्मली ध्यान रख सकते हो पिछफोड़े से। और इसमें मच्छी ऐसा क्या रख लोगे, मदन मतलब सर्दी में मदन फल का प्रयोग करते हैं, और छीर का प्रयोग करते हैं, और सर्दी के लिए प्रवान कराते हैं। और अमरू से याद रखना, अग्नि से जल जाने पर अगरू का लेप, और मगवानी जन्य में मदाता से उत्पादक मग का सेवन, और रुक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, उरु स्तंभ में कह रहे हैं और ज़्यादा व्यायाम करा लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने, कुछ यहाँ पर निमोनिक्स वगैरह है जिनसे आप यहाँ पर पूरे टेबल को ध्यान रख सकते हो, ठीक। आगे हम बात करते हैं अनुपसय और व्याधि साथ में। देखो अनुपसय को हम व्याधि साथ में बोलते हैं क्योंकि हमने बताया कि जो अनुपसय है वो एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं। मतलब जैसे हमने OA RA का केस लिया था कि जब हमने स्नेहन कराया था, जो RA है उसके अंदर जो करेक्टर थे सिम्टम्स वो बढ़ गए थे, यानी कहीं ना कहीं व्याधि के लिए वो फेवरेबल है, सुटेबल है, ठीक है। तो ये उपसय के विपरीत होता है, इसको हम अनुपसय कहते हैं। उपसय के लिए प्रयुक्त औषधि यदि व्याधि को बढ़ा देती है तो वह उसे व्याधि साथ में कहते हैं। व्याधि साथ में यानी अनुपसय कहते हैं। इसी भाव को दूसरे शब्दों का अनुपसय भी कहते हैं। जैसे कि हमने क्या करा कि हमने उपसय करा है, मतलब हमको डायग्नोसिस करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, उपसय करा है, ठीक है। हमने कुछ औषधि दी, उन औषधियों ने उस रोग को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उसे हम क्या कहलाएंगे, अनुपसय कहलाएंगे, ठीक है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो उपसय होता है, उपसय से हम दो चीज़ कर सकते हैं। पहला हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे हमने OA RA के केस में देखा कि पहले तो हमने क्या करा है, वहाँ पर स्नेहन दिया, ठीक है। अगर उससे लाभ मिल रहा है तो हम कह सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का हम स्नेहन करा दें, मतलब ट्रीटमेंट भी हो गया और आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो गया कि जो वो डिजीज़ थी वो OA थी, ना कि RA, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। अतिसार के केस में भी होता है कि अतिसार है वो साम अतिसार है, निराम अतिसार है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, जिनसे आप यहाँ पर उपसय से कर सकते हो। जैसे जैसे आप क्लिनिक में आगे बढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और भी, ठीक है। फिर उसके बाद पंच निदान में अनुपसय का ग्रहण नहीं किया गया है। यदि वहाँ अनुपसय जोड़ दिया जाए तो सठ निदान संज्ञा हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होगा। उपसय के ग्रहण से ही अनुपसय का ग्रहण हो जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि पंच निदान में हमने केवल उपसय को ग्रहण किया है, ना कि अनुपसय को। यदि आप अनुपसय का भी ग्रहण करते हो तो वो कैसे हो जाएंगे, सठ निदान हो जाएंगे, पंच निदान नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उपसय का जो ग्रहण हम अनुपसय में भी कर लेते हैं, ठीक है भाई। अगर उपसय होगा तो अनुपसय नहीं होगा, अगर उपसय नहीं है तो वो अनुपसय होगा। तो इस तरह से हम उपसय का ग्रहण अनुपसय के अंदर ही कर लेते हैं। आचार्य चरक ने अव्यक्त लक्षण वाली व्याधि का ज्ञान उपसय अनुपसय के द्वारा करना बताया है। तो आचार्य चरक ने क्या बताया है कि ऐसी व्याधि जिनके जो लक्षण है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका जो हम ज्ञान है वो उपसय और अनुपसय से कर सकते हैं, ठीक है। ये निदान के भांति अनुपसय भी रोग के बढ़ाने वाला होता है। तो जो निदान, जैसे निदान क्या करता है, रोगों को बढ़ाता है, उसी तरह से अनुपसय भी क्या कर रहा था, रोग को बढ़ा रहा है। जैसे मैंने OA RA के केस में बताया कि स्नेह कराने से अगर वो RA का केस होगा तो रोग को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसका ग्रहण निदान के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 स्टार लगा लो। निदान रूप से कहे गए आर व्यार काल आदि अनुपसर्गात्मक है, ठीक है। इतने बात आपको अनुपसय के ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आता है उपसय और अनुपसय का महत्व के बारे में बात करते हैं। तो जो रोग एक दूसरे से परस्पर मिलते जुलते हैं उन रोगों का ज्ञान उपसय और अनुपसय के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे दो रोग हो, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रोमनी आर्थराइटिस होगा, या अतिसार के अंदर साम अतिसार हो गया, निराम अतिसार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। जैसे फीवर हो गया, तो फीवर कौन सा फीवर है, मलेरिया फीवर है या नॉर्मल फीवर है, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई रोग है जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो उसके लिए आप यहाँ पर उपसय और अनुपसय का से पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि तेल अव्यंग, यदि आप तेल का अव्यंग करते हो तो जैसे दो व्याधि, एक वात व्याधि है, एक उरु स्तंभ है, ठीक है। इन दोनों में यदि आप तेल का अव्यंग करते हो तो वात व्याधि, अगर वात व्याधि होगी तो सुख की प्राप्ति मिल जाएगी, यानी ये आपका उपसय हो गया, ठीक है। और यदि आपका वो उरु स्तंभ हो गया तो उसमें उसके लक्षण में और भी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, अनुपसय हो, क्योंकि अनुपसय क्या करता है, लक्षण को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है। फिर बताया गया कि उष्ण जल से शुंठी चूर्ण आदि सेवन, कि ये दो प्रकार की व्याधि, एक अजीर्ण होता है, एक अमल पित्त होता है। अगर आप इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सी व्याधि अजीर्ण है, कौन सी अमल पित्त है, तो उनमें आप क्या करा सकते हो, उपसय करा सकते हो। कैसे कि आपको यहाँ पर गर्म पानी के साथ आपको शुंठी का चूर्ण दे देना है। अगर उसमें लाभ मिल गया तो आप कह सकते हो सुख, लाभ मिल गया यानी सुख की प्राप्ति हो गई तो बोल दोगे अजीर्ण है, ठीक है।
और अगर उसमें सुख नहीं मिल रहा है तो आप कह दोगे अमल पित्त है। क्यों? क्योंकि जो शून्य आदि औषध है वो पित्त पहले ही प्रदान होती है, और अमल पित्त के अंदर पित्त की प्रधानता होती है, यानी कि वो अमल पित्त के लक्षण को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, तो वो अनपचय हो जाएगा। अगर लक्षण को कम कर रहा है तो वो अजीर्ण हो जाएगा। ठीक है। और देखो 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 दो 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 डिजीज होती है जो मैं पहले भी आपको बता रहा था। एक संधिवात जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, और एक होते हैं आमवात जिसको हम रिमेथेड आर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है। स्नेहन सूजन कराने से तो लाभ मिल रहा है तो संधिवात बोल देंगे, लाभ नहीं मिल रहा है तो आमवात बोल देंगे। और इनके पीछे का संप्राप्ति क्या है? क्योंकि आमवात के अंदर जो कफ है और जो वात दोष प्रधान होते हैं, कफ दो स्रोतों से अवरोध करता है, जिसकी वजह से जो वात है वो निकल नहीं पाती है। तो और भी ज़्यादा स्नेहन करने से जो आपका कफ दोष बढ़ेगा, स्रोतो अवरोध होगा, तो और भी ज़्यादा वात से पेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक। और शीत एंड उष्ण संधिक रूप से देखो, फिर यहाँ पर बताया गया है एक होता है वात रक्त। अगर किसी प्रकार की चिकित्सा से लाभ ना मिले, ना उष्ण चिकित्सा से ना शीत चिकित्सा से, तो आप यहाँ पर उसको वात रक्त समझोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वात भी है और पित्त भी है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका उपचार अनुपचार का ज्ञान, रोग का ज्ञान का महत्व बताया गया है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। और थैंक यू गाइस।